नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का है। जैसे मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है, इसी दैनिकी का प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट मैंने उसकी हिंदी और जीके जीएस अपलोड करा दिया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 की हिंदी का भी वीडियो मिल गया होगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो दूसरा है उसका जीके का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे हल करेंगे। ये घटना चक्र का आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा दूंगा आपके पेपर से पहले। फिर जो आपका करंट अफेयर बचेगा उसका एक सेक्शन पूरा वीडियो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पूरी बात करेंगे लास्ट जुलाई 2022 से लेके आपका मई 2023 तक का। उसमें पूरा हम लोग 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे, जिससे आपको वीडियो में किसी प्रकार से करंट अफेयर की कोई भी दिक्कत ना हो। इससे पहले हम लोगों ने पेट में भी ऐसा किया था, जिसमें हम लोगों का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहा था। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी को हम लोग उसी तरीके से टैकल करेंगे। तो ये आप लोग जान गए होंगे, बुक आपने देख ली, घटना चक्र की है। तो हम लोग बिना कोई ना समय बर्बाद किए चलिए देखते हैं और पहुंचते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट 2 की हमको हिंदी सॉल्व करा दी थी हम लोगों ने। हम लोग को यहाँ पे जीके जीएस उसकी सॉल्व करनी है, तो धीरे से पहुंच चलते हैं हम लोग अपने जीके जीएस के पोर्शन पे। हिंदी आप लोगों ने ध्यान होगा, हिंदी मैंने आपको करा दी है और हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 जीके जीएस पे, जिसमें जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स वो आपका दिया गया है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है। देखिए पंचगव्य क्या होता है, गाय के जितने भी उत्पाद होते हैं, गाय के उत्पाद उन्हीं को हम लोग पंचगव्य में शामिल करते हैं। इसमें देखिए गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का गोबर है और ये तुलसी जो है फ्रेंड ये आपका पंचगव्य में शामिल नहीं होता है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गाय के मूत्र की बात करेंगे तो इसे भी हम लोग पंचगव्य में शामिल करते हैं। और साथ में आपका दही, ये 5 चीजें हैं फ्रेंड जो आपके शामिल की जाती हैं पंचगव्य में। दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। तुलसी जो है इसे पंचगव्य में शामिल नहीं किया जाता। अगला है हमारा, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। तो वेदों के जो आपके गद्य प्रकरण होते हैं उन्हें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वेद में एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, जरा देख लेते हैं। एक तरफ आपके वेद हो गए, दूसरी तरफ उनके आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जरा इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। क्या आता है फ्रेंड, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद में आपका ब्राह्मण ग्रंथ ही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो आपका फ्रेंड्स वेद वो है, क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ये बहुत ही फेमस है, ये आपका शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है आपका, शतपथ ब्राह्मण। तीसरा है आपका सामवेद। कौन सा वेद है फ्रेंड्स आपका, सामवेद। सामवेद में भी आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो बहुत ही फेमस है, वो है आपका ऐतरेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथा है आपका अथर्ववेद। कौन सा वेद होता है फ्रेंड, अथर्ववेद होता है। उस वेद का भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी बहुत फेमस है, वो है आपका गोपथ। कौन सा है, गोपथ। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, शतपथ, ऐतरेय और गोपथ ये वेदों के गद्य प्रकरण है। गद्य मतलब आपका पैसेज टाइप का। गद्य मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपका पैसेज टाइप है, इन्हें पैसेज टाइप करके ही पढ़ा जाएगा, यानी गाकर नहीं पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। आप लोगों ने अभी 2022 में अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी पृथ्वीराज सिंह चौहान, वो तो आप लोगों ने देखी ही होगी। उसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने आपके मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध में, किस युद्ध में फ्रेंड, आपके तराइन के युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद तराइन का पहला युद्ध कब होता है आपका, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, और दूसरा कब होता है 1192। 2 युद्ध होते हैं, जिसमें पहली बार में पृथ्वीराज जो है उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने छल से आपके पृथ्वीराज सिंह चौहान को हरा दिया था। ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गौरी के विजय के बाद यानी सेकंड तराइन युद्ध के बाद में ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। इसी के बाद भारत में एक वंश चलता है जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का जनक, पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। इल्तुतमिश,
रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अमीर खुसरो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का शासन देखा। ध्यान रखिएगा, राजा का मतलब है 7 बादशाहों का इन्होंने शासन देखा था। लेकिन ये मुख्यतः अगर इनसे कभी पूछा जाए तो ये किसके दरबार में थे फ्रेंड, तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ये चीज ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का आपका एक शासक था। और आपके बात करें तो ये सेकंड शासक था। और आपने इनके साथ जो सुनी होगी कहानी, वो सुनी होगी पद्मावत की। आप लोगों ने पिक्चर बारे में भी सुना होगा पद्मावत, जिसमें ये पद्मावती रानी पद्मावती के पीछे पड़े थे। नेक्स्ट है आपका लौह और रक्त की नीति अपनाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अलग अलग एग्जाम, वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा बलबन, जो कि आपका गुलाम वंश में आता था। गुलाम वंश का अंतिक शासक कह सकते हैं एक तरीके से, गुलाम वंश में आपका बलबन आता था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, साथ में ही जो पारसी नवरोज थे उन पे भी रोक लगा दी थी। पारसी नवरोज, ये चीज ध्यान रखिएगा। उनका सबसे एक ही त्योहार जो फेमस है, यानी वो नव वर्ष को नवरोज के रूप में मनाते हैं, उस पर भी इसने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1609, 1610, 1612 या 1618। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1612। ये वाला नहीं है, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन है 1616, 1650, 1630 या 1670। तो पहली डेनिश कंपनी जो थी उसने 1616 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाकर अपना काम शुरू किया था। और लगभग बात करें तो सन 1759 या 60 के आसपास ये अपना सब कुछ बेच कर यानी बेचकर चले गए थे यहाँ से। ठीक है, बेचकर चले गए थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, या निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है? यानी सीधी सी बात है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी है? तो श्रीरंगपट्टनम फ्रेंड मैसूर की राजधानी है। और हैदर अली आपका और टीपू सुल्तान, इन दोनों का ये मुख्य नगर था। ध्यान रखिएगा, मैसूर जो कि आपके आज के कर्नाटक का जो एरिया है वहां पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवाद क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। देखिए हम लोगों ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार फ्रेंड्स हम लोगों ने लिए हैं अमेरिका से, है ना। वहीं बात करें समाजवाद की भावना कहाँ से ली है? तो भारत में समाजवाद की भावना ली है रूस से। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या ली है? अपनी संसद प्रणाली ली है। वहीं बात करें औद्योगिक क्रांति, तो ये हमारे संविधान का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, और अपना एक पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे करिए जिसमें आप अपना स्कोर भी लिखा करिए कि क्या आपके में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 17, 13 या 26। देखिए अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक ही बताया गया है हम लोगों को समानता का अधिकार, यानी हमें सभी लोगों को आपस में समान बताया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें 14 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही 17 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें आपकी छुआछूत यानी जिसे हम लोग अस्पृश्यता कहते हैं का अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो है वो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कानून के समक्ष समानता है आर्टिकल नंबर 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? देखिए ध्यान रखिएगा,
ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में आपको घुमाएगा कि इसको ऐसे बना सकते हैं कि भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न और पद्मश्री को जब आरंभ किया गया था तो बहुत ही मतलब उनके वाद हुआ था। तो अनुच्छेद नंबर 18 जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उपाधियों का अंत जो है उससे संबंधित है अनुच्छेद नंबर 18। इसी में भारत रत्न और पद्मश्री आपका आता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या है कि कोई भी राज्य लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 17 का कहता है, 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी। और 16 क्या है, अवसर की समानता, ये नौकरी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड अभी एसएससी जीडी में कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजबूरी जो है ये आर्टिकल नंबर 23 में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहते हैं फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अंतर्गत आता है। और 24 में क्या है फ्रेंड, 24 में है 14 वर्ष से नीचे वाले बालकों को आप काम नहीं करा सकते किसी भी कारखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, 114 नंबर, 115 नंबर। 113 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। ग्रेट चैनल, 80 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। देखिए ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय देश है, पठार है, और ये आपका श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका ये जल संधि पड़ती है, इस जल संधि का नाम जो है वो फ्रेंड है पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वाला पाक नहीं, ये रॉबर्ट पाक महोदय के नाम पर रखा गया, जिसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, जो तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी, एक तरफ आपका तमिलनाडु है, दूसरी तरफ आपका मन्नार की खाड़ी किसमें पड़ती है, आपका श्रीलंका में, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जगह कम है लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाली हम लोगों की 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और नीचे वाली होती है फ्रेंड हमारी 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। अब भारत जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है यहाँ पे, तो आप लोग समझ गए होंगे ये पड़ेगा आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। देखिए भारत के 8 राज्य जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मतलब लाइन पे पड़ते हैं, और इनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, गरम, छज, पत्रामी। ये ट्रिक उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके राज्य लगे हैं, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा का ही एक शहर है फ्रेंड जिसका नाम है अगरतला। क्या नाम है, अगरतला, जो कि आपका इस रेखा के पास पड़ने वाला सबसे निकटतम शहर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116, 17 और 18। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट वाहा मेटल कहते हैं उसे कहा जाता है क्या। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। देखिए पृथ्वी को फ्रेंड हम लोग 3 टुकड़ों में करके पढ़ते हैं। इनमें से जो सबसे अंदर वाला टुकड़ा है कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट, यानी ऊपर वाला जो भाग है जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं स्थल मंडल, क्योंकि इसी मंडल पे हम लोग रहते हैं। बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखी सतह से 52 डिग्री दक्षिण में क्या कहलाता है। और अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिट या 52वां समांतर दक्षिण, तो इसी को हम लोग कहते हैं 52वां समांतर दक्षिण। बहुत ज्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है, लेकिन आपको अगर कभी भी हॉर्स अक्षांश पूछ दिया जाए तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री, कितना डिग्री फ्रेंड्स, 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों तरफ आपका जो पड़ता है, इन्हें हॉर्स अक्षांश या अश्व पेटी भी बोली जाती है। कभी कभी हिंदी में भी आपको लिख देंगे अश्व पेटी भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा कहां से गमन
करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक। तो लगभग वर्ल्ड के 17 देश ऐसे हैं जहां से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है, और ये 23.5 डिग्री की रेखा भारत और सऊदी अरब यानी यूएई से भी होकर गुजरती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। अपना लोग स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपके लिए ऐसे वीडियो कब तक ला सकते हैं, आप लोग हमारी हेल्प भी करते रहिएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सेट कर लिया है, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से विजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 119 है फ्रेंड्स हमारा, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित की गई थी? कपास, तंबाकू, धान या गेहूं? तो ये था फ्रेंड आपका धान, जिसे हम लोग पैडी भी कहते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति ही आई थी, लेकिन हरित क्रांति में सबसे ज्यादा विकास किसके हुआ था? गेहूं का हुआ था। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कर दिया कि सीएसीपी यानी जो आपका एमएसपी देता है, इसकी गठन कब हुआ था? 1965 में। पहले फ्रेंड इसका नाम एसीपी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज करके सीएसीपी किया गया। ये जो आयोग है ये एमएसपी देता है। एमएसपी फसलों पर दी जाता है, कितनी फसलों पर दिया जाता है? आपका 25 अलग अलग फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कितनी फसलों पर दिया जाता है? 25 अलग अलग फसलों पर आपका एमएसपी दिया जाता है। जैसे इस बार बात करें तो गेहूं का एमएसपी कितना था? तो 2025 रुपए जो है वो आपका गेहूं का शायद एमएसपी था। 2000 नहीं फिर 2125, हाँ 2125 था। 2140 धान का था और 2125 आपका गेहूं का था। यानी सरकार द्वारा दिए जाने वाला वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसपे आप अपनी फसल बेचते हो, उसी को एमएसपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मिश्रित खेती पूछा गया हम लोगों से। नगदी और खाद्यान्न फसलों को एक साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन के एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो मिश्रित खेती से पूछा गया है, ना कि मिश्रित कृषि से। अगर आपसे कभी भी मिश्रित कृषि से प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसका आंसर हमेशा रहेगा कि जो वो होती है आपकी मिश्रित खेती जो होती है वो आपके पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करने से संबंधित होती है। लेकिन वही बात अगर की जाए कि मिश्रित आपके कृषि की, तो मिश्रित कृषि जो होती है उसमें आपके जो 2 फसलें होती हैं उनको एक साथ उगाया जाता है। ठीक है, क्या मैंने बताया? मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि दोनों अलग अलग चीज हैं। जब कृषि की बात करेंगे तो कृषि में आपकी सिर्फ फसलों के बारे में आएगा, जिसमें आप नगदी फसल और खाद्यान्न फसल दोनों उगाएंगे। लेकिन जब बात करेंगे खेती की तो उसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ करते हैं, यानी जिसे हम लोग को मिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत के कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? विपणन मतलब खरीदारी, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, क्या है? खरीदारी। क्या एक नहीं कमी नहीं है? भंडारण की सुविधा में कमी है भैया, परिवहन की कमी ये भी है, अनुकूल मंडी ये नहीं है। अपने यहाँ मंडियों की कोई भी कमी नहीं है। आप लोगों ने अलग अलग जगह पे देखा ही होगा, नवीन फल सब्जी मंडी के नाम से आपको बहुत सी मंडियां देखने को मिलेंगी। ये मंडियां काम ही करती हैं अनुकूल मंडी का काम। मार्केट इंटेलिजेंस की कमी ये भी अपने यहाँ है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने यहाँ कमी नहीं है, ये तो अपने बहुत अच्छी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ लगभग 7 जिले जो हैं वो आपके सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं, जिनमें से पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर और महाराजगंज। सीतापुर फ्रेंड्स आपका साझा नहीं करता है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें 3 तो आपके सामने दिखे हैं, 1-2 मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे आपका सिद्धार्थनगर जो है ये भी आपका साझा करता है। एक आपका बलरामपुर है, बलरामपुर ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक है आपका लखीमपुर, लखीमपुर ये भी आपका सीमा साझा करता है। और एक है आपका बहराइच, ध्यान रखिएगा कौन है? बहराइच। ये 7 जिले हैं, यानी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर और बहराइच। 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो स्थित है? चलिए भैया मैच कर लेते हैं। गंगा,
गंगा जौनपुर, भिटूर, प्रतापगढ़ या गोरखपुर। देखिए गंगा जो है वो भिटूर के पास निकलती है। भिटूर है कहाँ पे, यहाँ पे अगर एक कानपुर लिखते तो आप समझ जाते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भिटूर पड़ता है आपका कानपुर के पास में। राप्ती, राप्ती नदी आपकी निकलती ही गोरखपुर के पास में है, या यहाँ पे आपको कभी कभी ऑप्शन देवरिया भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में ही पास पास में है। वही बात करेंगे गोमती, गोमती जो कि आपका जौनपुर के पास में है, ध्यान रखिएगा जौनपुर के पास निकलती है। और वही आपकी सई नदी जो है ये प्रतापगढ़ कुंडा जो राजा भैया का क्षेत्र है वहां से निकलती है। तो A2 B4 C1 D3, A4 A2 B4 C1 D3 यानी ऑप्शन बी जो है यही पे आपका ये ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन बेस्ड हो गया, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये आपका हापुड़ जिला जो है वो पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे कम क्षेत्रफल लगभग 646 किलोमीटर स्क्वायर। वही बात करेंगे संत रविदास नगर, जिसे हम लोग भदोही के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के पास में आपका पड़ता है भदोही, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में। ठीक, ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे कम क्षेत्रफल का नगर हो जाएगा। वही वैसे पूछा जाए तो कौन सा होगा आपका हापुड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 125 नंबर है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद, मिर्जापुर, अलीगढ़ या इटावा। तो जो फ्रेंड अलीगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। लगभग 11 आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बोले जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका इटावा हो गया, जालौन हो गया, आपका इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये लगभग आपके 11 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले भी मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में लोगों ने देखा था, बुंदेलखंड कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? व्यावसायिक मतलब जिससे इंसान सीधा सीधा पैसा कमाता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, गेहूं, मक्का, गन्ना या चावल। तो ये फसल जो है फ्रेंड ये गन्ना है, यानी शुगर केन है, जिससे आदमी सीधा सीधा पैसा कमाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आलमबाग में स्थित है। आलमबाग कहाँ पड़ता है आपका? लखनऊ में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ के आलमबाग में। तो हो सकता है आपको आलमबाग हटा के लखनऊ ऑप्शन दे दें, और लखनऊ उठा के आपको आलमबाग ऑप्शन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी SOHM यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 91, 1999, 1994 या 2001। तो इसकी स्थापना फ्रेंड की गई थी 1994। इसे आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 ले लेते हैं। 129 है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई है, इनमें से वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे सामने, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, मॉड्यूलर, डिमॉड्यूलेटर और रिपीटर। ट्रांसमीटर नाइज और इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर सिग्नल और मॉड्यूलेटर। देखिए संचार प्रणाली के अंतर्गत जब आप किसी चीज का कम्युनिकेशन करते हैं, संचार मतलब क्या होता है फ्रेंड? कम्युनिकेशन करते हैं आप, संप्रेषण करते हैं जब किसी के साथ, तो आपको ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, यानी जिसे आप भेज रहे हैं वो चीज, जो बीच में आपका मीडिएटर है वो, और बाद में आपका रिसीवर जो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका लेखपाल में भी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो ईमेल यानी कंप्यूटर जो है वो आपसे 2 से 3 नंबर की पूछी जाएगी। तो कंप्यूटर को आप, एक बुक है मैं बता देता हूँ, लूसेंट में पीछे कंप्यूटर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वरना परिवर्तन तो आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो हमसे पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा, प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जरूरी होता है? SMTP, HTTP, FTP या POP3। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP3। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही भेजें, कहें कि ईमेल भेजने के लिए, देखो ये तो था प्राप्त करने के लिए, इमेज भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो फ्रेंड किया जाता है आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
ये ईमेल भेजने के लिए और ईमेल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त से पीओपी समझ लीजिएगा, और एस से सेंट ईमेल और पी से प्राप्त ईमेल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल, पाइथन, रूबी या सी? ये जो सी जो है फ्रेंड, ये आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज, लेकिन ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विआधारी संक्रिय परिणाम स्वरूप 10,000 10 10 11 यानी 10 10 10 11 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है, यानी इनमें से किसका जो परिणाम है, परिणाम यानी रिजल्टेंट निकल के आएगा, वो ये वाला संख्या निकल के आएगी। तो इसमें कितने संख्या है? 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 इसमें ये ऐड किया जाएगा, लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें भी इसमें 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यार देख लेते हैं, इसको जरा जोड़ लेते हैं। 1 1 0 1 0 1, इसके यहाँ माइनस करना है, तो 0 रखा, 1 रखा हम लोगों ने, फिर से 0 रखेंगे, फिर से 1 रखेंगे। चलिए भैया माइनस कर लेते हैं, देखते हैं। 1 से 0 गया, 1 बचा आपका, यहाँ पे 0 से 1 आपका 1 बचेगा, क्योंकि ये बाइनरी चल रही, ध्यान रखिएगा, बाइनरी में माइनस ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। आपका फिर से यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बचेगा 0 1 0, फिर बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बचा, फिर 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, यानी 1 0 1 0 1 1, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बाइनरी का बाइनरी में हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर कैरी वगैरह ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बाइनरी का माइनस है। इसको मैं एक दिन आपको बोर्ड पे पूरी क्लास ले लूंगा, बाइनरी की एक क्लास आपकी लगा दूंगा, जिसमें आपको मैं पूरी कंप्लीट बाइनरी को कैसे आप दशमलव में चेंज करते हैं, दशमलव कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, यानी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसमें। इसमें भी हम लोगों से यही परिणाम पूछा है, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है। मैं बाइनरी का आपकी पूरी क्लास लगा दूंगा, इन 2 क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैं बाइनरी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? पाइज, डायोप्टर, टेस्ला या कैंडेला? तो इसका जो आपको रटना ही पड़ेगा, सीधे सीधे याद कर लीजिए आप कि चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला है। और चुंबकीय प्रेरण को फ्रेंड हम लोग ध्यान रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण को हम लोग टेस्ला को हम लोग टी से लिखते हैं, वही चुंबकीय प्रेरण को हम लोग बी से नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? अब देखिए ये जो है ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। इसे आप तभी हल कर सकते हैं जब आपने 10th की फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हो। लीवर का मतलब होता है उत्तोलक। क्या होता है फ्रेंड? उत्तोलक। तो निम्न में से कौन सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है? तो वो होता है आपका व्हील बेरो। व्हील बेरो हो गया आपका, ठीक। आपका कहते हैं नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई, सौराता हो गया, ये सब सेकंड आपके क्लास के लीवर होते हैं। कौन कौन सा? मान लो सौराता आ जाए, सौराता ध्यान रखिएगा, जिससे सुपारी तोड़ी जाती है, आपका नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, ये सब सेकंड श्रेणी के आपके क्या होते हैं? लीवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, नोबल गैस है? तो आप लोग पता ही होगा, टीवी के पीछे जो सिलिकॉन लगाई जाती है, एसआई सिलिका जिसको लोग बोलते हैं, वो एक प्रकार की उपधातु होती है। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन नीलीकरण, हाइड्रोजन नीलीकरण या विद्युतीय अपघटन नीलीकरण? तो ये फ्रेंड्स होती है विद्युत अपघटनीय नीलीकरण, जिसके अंतर्गत आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी चीजों को शुद्ध किया जाता है, यानी इनके अयस्क से इनको प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 138, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? तो वो फ्रेंड आपका जिगर है, जिसे हम लोग अपना यकृत भी कहते हैं। इसी जिगर को हम लोग लीवर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, नाम चेंज कर दिया, जिगर लिखे चाहे यकृत लिखे चाहे लीवर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, जो कि मस्तिष्क के अवयवों का आदान प्रदान करता है? मोटर स्नायु, न्यूरॉन, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या कपाल की नसें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरुदंड। देखिए हमारी पीठ के अंदर एक
बहुत छोटा सा धागा पड़ा है जिसे हम लोग स्पाइनल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? स्पाइनल कार्ड। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई गर्म चीज को छुआ तो स्पाइनल कार्ड तुरंत एक्टिव हो जाता है और ये हमारे दिमाग से जुड़ा होता है और तुरंत दिमाग को ये संकेत देता है कि नहीं वहां से अपना हाथ हटाओ नहीं तो आप जल जाओगे। तो ये कौन बताता है हमें? अपना मेरुदंड बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे दिमाग में होता है। ये हमारा खाना पीना श्वसन इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है और एसएससी ने इसको पूछने में हद पार कर दी थी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करने वाला होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपका पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क के अंदर किस मस्तिष्क में पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से संबंधित। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? नोएडा, बेंगलोर, भोपाल या शिमला? तो ये फ्रेंड हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अगस्त 2022 में आपका 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन महिला पुलिस का हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना जुलाई 2022 से लेके आपको मई 2023 तक पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाना पड़ेगा वीडियो के लिए, क्योंकि ट्रिपल है वो कुछ भी पूछ सकता है। जुलाई 2022 में बात जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? छपने वाला प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है कि नवाचार सूचकांक में बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? दूसरा, छठा, सातवां या आठवां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सातवां, यानी 7th स्टेट पे यूपी था। पहले पे कौन था? तो पहले पे फ्रेंड आपका कर्नाटक था। ध्यान रखिए कौन था? कर्नाटक था पहले स्टेट पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने देशों ने पक्ष मतदान किया? 161, 162, 165 या 168? तो 193 देशों ने भाग लिया था इसमें और आपका 161 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया था, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में शामिल किए गए किन दो भारतीयों को रखा गया है? बेंगलुरु और गोवा, अहमदाबाद और केरल, मैसूर और तमिलनाडु, अयोध्या या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अहमदाबाद और केरल। जहां अहमदाबाद को अपने उच्च शिक्षा के कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया है, वहीं केरल को अपने इको टूरिज्म, यानी आपका इको टूरिज्म का मतलब हो गया आपके जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो टूरिज्म होता है उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी टूरिज्म, के कारण इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है? गुमान सिंह, विकास कंडोला, पवन सहरावत या प्रदीप नरवाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा पवन सहरावत। और अगस्त 2022 में जो आपका ये हुआ था, सॉरी दिसंबर में जो हुआ था आपका ये प्रो कबड्डी लीग, इसका विनर कौन था? तो इसका विनर था फ्रेंड जयपुर पिंक पैंथर। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए, जयपुर पिंक पैंथर। वहीं आईपीएल का विनर कौन रहा है? तो आईपीएल का विनर रहा है फ्रेंड्स आपका सीएसके। ये दोनों बहुत फेमस लीग हैं अपने यहाँ की, जयपुर पिंक पैंथर प्रो कबड्डी लीग और सीएसके आपका आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआर की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो वो है नल्लाथम्बी क्लाइस सेल्वी, जो सीआईएसआर जो अपने यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य करती हैं उसमें आपकी ये पहली महिला निदेशक रूप में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? लास्ट वीडियो में फ्रेंड हम लोगों ने देखा था 31वां सरस्वती सम्मान, ये हमारा यही तो क्वेश्चन था ना, तो उसमें आपका प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी आंसर थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 32वां सरस्वती सम्मान दिया जा चुका है और वो आपका शिव शंकरी को दिया गया है। यहाँ भी 31वां व्यास सम्मान पूछा गया है जो आपके डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया था, लेकिन 32वां व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, तो अब इन्हें भी ध्यान रखिएगा। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। अब इनको आप कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए व्यास क्या है? वेद व्यास, और वेद व्यास अपने वेद कितने हैं? 4 से क्या बनता है? चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? जसवंत सैनी, रामवीर उपाध्याय, संजय अग्रवाल या अरिंदम बनर्जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा संजय अग्रवाल, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको एमएसपी जो है फ्रेंड वो आपके 25 फसलों पे दी जाती है। इसमें आपकी तिलहन की फसल, दलहन की फसल, वाणिज्यिक फसल और खाद्यान्न फसलें सभी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सन 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिलती है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है फ्रेंड ये है रिचल कार्सन। ये एक अमेरिकी लेखक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी से अच्छा मुझे कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है। फ्रेंड ये हम लोगों ने अपना जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट था इस वीडियो एग्जाम के लिए वो कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने अपने पूरे 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि सर ऐसे वीडियो हम लोगों को रेगुलर आप देते रहिए। और मैंने आपसे 2 वादे किए हैं, एक आपको करंट अफेयर कराना है, दूसरा आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कराना है। उसका ऐड, उसका माइनस जो कुछ होगा हम लोग कंप्लीट एक क्लास में इसको देख लेते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, हमारे साथ ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।